हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 42। मुरारी की वजह से वंश का पार्टी वाला प्लान कैंसिल होते होते बचा। बाइक पर मुन्ना के पीछे बैठा वंश कुढ़ रहा था। उसे कुढ़ते देखकर मुन्ना ने कहा, अबे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? यार ये मुरारी चाचा हर बार मेरे प्लान पर पानी फेर देते हैं यार। इतनी मस्त पार्टी रखी थी, लेकिन वंश ने कहा, कोई बात नहीं, शादी के बाद चलते हैं ना वहां। मुन्ना ने कहा, तब तक बिजली चली जाएगी। वंश बड़बड़ाया। कौन बिजली? मुन्ना ने पूछा। कौन बिजली? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुझे कुछ सुना क्या? वंश ने अनजान बनते हुए कहा। नहीं, मुन्ना ने कहा और बाइक झनकार पैलेस जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद दोनों शादी में पहुंचे। अभी शादी का फंक्शन शुरू नहीं हुआ था। मुन्ना और वंश अंदर चले आए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। गार्डन में और भी लोग जमा थे जो खाने पीने का लुत्फ उठा रहे थे। वेटर वंश और मुन्ना के सामने से गुजरा तो वंश ने एक कप कॉफी उठाई और उसे जाने का इशारा कर दिया। मुन्ना को कॉफी कम ही पसंद थी, इसलिए उसने नहीं ली। यार ये लोग शादी में इतना खर्चा क्यों करते हैं? मतलब शादी तो दो लोगों की होनी है, फिर भी लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं। इससे अच्छा कोर्ट मैरिज करो और इन्हीं पैसों से किसी अच्छी जगह हनीमून पर जाओ। वंश ने कॉफी पीते हुए कहा। इंडिया में शादी एक त्योहार की तरह होता है वंश। शादी के बहाने सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब एक दूसरे से मिल सकते हैं और इसी धूमधाम के जरिए जिन दो लोगों की शादी हो रही होती है, उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके नए जीवन से सब लोग खुश हैं। मुन्ना ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो काशी की शादी इतने धूमधाम से करेंगे कि पूरा बनारस देखेगा। वंश ने कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा। कुछ ही दूर खड़े तिवारी जी की नजर जब वंश और मुन्ना पर पड़ी तो वे उनकी तरफ चले आए और मुन्ना से कहा, अरे मुन्ना, तुम अकेले चले आए हो? हमारी विधायक साहब कहाँ हैं? दरअसल पापा किसी काम से बाहर हैं तो आ नहीं पाए, इसलिए हमें भेज दिया। मुन्ना ने कहा, अरे बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों आ गए। बस अभी थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा, खाना खाकर जाना। तिवारी जी कहकर चले गए। वंश बार बार फोन देख रहा था, उसके दोस्तों के फोन जो आ रहे थे। मुन्ना डेकोरेशन और बाकी चीजों को देखने में व्यस्त था। आसपास घूमती लड़कियों की नजर वंश पर थी, लेकिन वंश का ध्यान अपने फोन में। आखिर बिजली का सवाल था। कुछ देर बाद ही शादी का फंक्शन शुरू हुआ। मुन्ना ने लिफाफा दिया और बिना खाना खाए ही वंश को लेकर वहां से निकल गया। वंश और मुन्ना के दोस्तों ने पार्टी एक दोस्त के फार्म हाउस पर रखी थी। दोनों वहां पहुंचे। मुन्ना और वंश के दोस्त आ चुके थे और सभी अंदर ही थे। वंश बाइक से नीचे उतरा और मुन्ना के साथ अंदर जाने लगा। मुन्ना का फोन बजा, देखा काशी का था। उसने वंश से कहा, तू अंदर चल, मैं अभी आया। ठीक है, जल्दी आना, कहकर वंश चला गया। मुन्ना साइड में आया और फोन उठाकर कहा, हाँ काशी। मुन्ना भैया, आपके और वंश भैया के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। पता है आज नानू नानी की एनिवर्सरी थी, हम तो भूल ही गए थे। वो तो अच्छा है गौरी को सब याद था और उसने सब अरेंजमेंट कर दिए। काशी एक सांस में सब कह गई। कौन गौरी? मुन्ना, जिसने गौरी को देखा जरूर था पर उसका नाम नहीं जानता था, ना ही ये कि गौरी काशी की दोस्त है। गौरी हमारी दोस्त? लेकिन आपको कैसे पता होगा? आप तो उससे मिले ही नहीं हो, काशी ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं। नानू नानी कैसे हैं? मुन्ना ने पूछा। उसे गौरी के बारे में सुनने में या जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब अच्छे हैं। अच्छा, आपके कॉलेज इलेक्शन का क्या हुआ? काशी ने पूछा। बिना लड़े ही हम इस बार भी कॉलेज प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, मुन्ना ने कहा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, काशी ने खुश होकर कहा। थैंक यू। अभी हम बाहर आए हुए हैं, तुमसे सुबह बात करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मुन्ना ने कहा। ठीक है, आप भी, कहकर काशी ने फोन काट दिया। मुन्ना फोन जेब में रखा और अंदर चला आया।
मुन्ना जब फोन पर बात कर रहा था तब वंश अंदर आया। उसके सब दोस्त वहां थे। वंश सबसे मिला और कहा, एक तुम लोग कह रहे थे बिजली आएगी, कहाँ है वो? वंश ने पूछा ही था कि लाइट बंद हो गई। एक रोशनी सामने टेबल पर पड़ी जिस पर बिजली नाम की नाचने गाने वाली लड़की अपनी चुनरी का घूंघट निकाले अदा के साथ खड़ी थी। म्यूजिक बजने लगा और इसी म्यूजिक की धुन के साथ सभी हूटिंग करने लगे और सभी उस बड़े से टेबल के पास चले आए। वंश उन सब में सबसे आगे खड़ा था। जैसे ही बिजली ने अपना घूंघट हटाकर चुनरी साइड में फेंकी, लाइट्स जल उठी। बिजली अदा के साथ लड़कों की तरफ आई और थोड़ा सा झुककर वंश के गाल को छुआ और अपने साथ ले जाकर डांस करने का इशारा किया। वंश ने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया। वंश भी टेबल के ऊपर जा चढ़ा और बिजली के साथ डांस करने लगा। सब सही चल रहा था कि मुन्ना को देखकर सब रुक गए। मुन्ना ने टेबल पर चढ़े वंश को देखा तो उसकी भवें चढ़ गई। सब खामोश हो गए क्योंकि वंश और उसके दोस्तों के साथ साथ मुन्ना के दोस्त भी उससे डरते थे। मुन्ना ने एक नजर वंश को देखा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। ये देखकर वंश भी मुस्कुरा उठा। वह टेबल से नीचे कूदा और मुन्ना के बगल में आकर डांस करने का इशारा किया और आज तो मुन्ना भी उसके साथ डांस करने लगा। माहौल काफी खुशनुमा हो चला था। सभी हंस रहे थे, डांस कर रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। बिजली भी डांस करते हुए नीचे चली आई और दोनों भाइयों के साथ डांस करने लगी। वंश और मुन्ना भी बिजली को फुल रिस्पेक्ट दे रहे थे। सब डांस कर रहे थे लेकिन बिजली की आंखें तो मुन्ना को देखे जा रही थी। हंसते हुए कितना प्यारा लग रहा था। डांस खत्म हुआ। मुन्ना ने देखा कि बिजली की चुनरी एक कुर्सी पर पड़ी है। उसने वह उठाई और बिजली को उससे ढकते हुए कहा, तुम्हारे काम को जज नहीं करेंगे, लेकिन औरत ना दुपट्टे के साथ ज्यादा सुंदर लगती है। बिजली ने सुना तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी, उसकी होंठ मुस्कुराने लगे। मुन्ना वहां से वंश की ओर चला गया। बिजली ने भी अपना पेमेंट लिया और वहां से चली गई। जाते जाते उसने पलटकर मुन्ना को देखा और मुस्कुरा उठी। पार्टी के बाद मुन्ना और वंश दोनों घर चले आए। अगले दिन से कॉलेज शुरू हो गया। मुन्ना फिर से अपने काम में और वंश पढ़ाई कम और दोस्तों के साथ ज्यादा कैंटीन में। राजन हॉस्पिटल से घर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ने उसे अभी रेस्ट करने को कहा था और फिर हाथ में फ्रैक्चर भी था। राजन ने इस मामले को दबाने में ही अपनी भलाई समझी और वंश और मुन्ना से भी दूर रहने का सोचा। शक्ति फिर से वही पैसों के लिए काम करने लगा, लेकिन काशी की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर शाम वह घाट पर चला आता और सीढ़ियों पर लेटकर काशी के बारे में सोचने लगता। विष्णु को वहीं बनारस में छोटे मोटे काम मिलने लगे थे तो वह उनमें व्यस्त रहने लगा। सारिका के ना होने से बाबा अकेले ही ओल्ड एज होम संभाल रहे थे। दिन भर वहीं रहते और शाम को घर लौट आते। तो वहीं हमारे मुरारी भैया लगे थे अपनी विधायकी में। कुल मिलाकर बनारस का माहौल इन दिनों काफी शांत था। शिवम, सारिका और अनु इंदौर में अधिराज्य और अंबिका के साथ वक्त बिता रहे थे। तो वहीं काशी का ना कॉलेज में मन लग रहा था, ना ही घर में। वह बार बार शक्ति के बारे में सोचने लगती और जब पढ़ाई से भी काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। गौरी ने इस बात को नोटिस भी किया, लेकिन काशी हर बार टाल देती। अब बेचारी काशी खुद जिस बात को लेकर क्लियर नहीं थी, उसके बारे में गौरी को क्या बताती। एक हफ्ते बाद शिवम, सारिका और अनु वापस बनारस के लिए निकल गए। बनारस पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठे किशोर ने टेबल पर रखी सब फाइल्स को गुस्से में हाथ से झटकते हुए कहा, कांस्टेबल, कांस्टेबल। बाहर बैठा कांस्टेबल तुरंत अंदर चला आया और कहा, जी सर, कुछ चाहिए आपको? पिछले 2 हफ्तों से मैं इन फाइल्स में अपना सर खपा रहा हूँ, लेकिन प्रताप, शिवम और मुरारी के खिलाफ इन फाइल्स में एक भी सबूत नहीं है। किशोर ने गुस्से और बेबसी से झुंझलाते हुए कहा, नहीं मिलेंगे सर। दोनों ही शहर के बड़े आदमी हैं और दोनों ही की पहुंच बहुत ऊपर तक है। व्यापारी बनने से पहले प्रताप एक गुंडा था और मुरारी के चाचा विधायक थे, इसलिए उनके राज में वह भी बनारस में लोगों पर धौंस जमाया करता था। वहीं शिवम आज सीमेंट व्यापारी है, लेकिन इससे पहले वह भी गुंडा रह चुका है।
प्रताप और शिवम के बीच की दुश्मनी तब से ही है और इसी दुश्मनी को अब इनके बच्चे निभाने लगे हैं। कांस्टेबल ने कहा तो किशोर सोच में पड़ गया और कहा, इनकी दुश्मनी आगे चलकर बनारस के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। किशोर को बनारस की परवाह करते देखकर कांस्टेबल थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि जब से किशोर आया था वह उसी के साथ था। उसने किशोर को हमेशा एक बेईमान इंस्पेक्टर के रूप में देखा था। कांस्टेबल को सोच में डूबा देखकर किशोर ने कहा, तुम सोच रहे हो कि आज मैं अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कांस्टेबल ने धीरे से कहा, जबकि वह यही सोच रहा था। धीरे धीरे समझ जाओगे, किशोर ने कहा और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह शिवम, सारिका और अनु घर आ गए। उन्हें देखते ही आई का चेहरा खुशी से खिल उठा। शिवम ने अनु को वहीं रुककर आराम करने को कहा और कहा कि शाम में वंश उसे घर छोड़ आएगा। अनु वहीं रुक गई और सारिका के कमरे में आकर सो गई। सफर की थकान की वजह से सारे लोग थक चुके थे। शिवम अपने घर की बैठक में चला आया और वहीं आराम करने लगा। शाम में वंश अनु को छोड़ने घर चला आया। अनु को देखते ही मुरारी के चेहरे की मुस्कान डबल हो गई, लेकिन अनु तो अनु ठहरी। बूम बनाकर मुन्ना की तरफ बढ़ गई और कहा, कैसे हो मुन्ना? हम ठीक हैं माँ, आप बताओ आप कैसी हो? मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक, अपने पेरेंट्स से मिलकर दिल को सुकून मिल गया। और तो और एक हफ्ता खूब मस्ती की हम सब ने मिलकर, इंदौर घूमा, नाइट क्लब भी देखे, खूब शॉपिंग की, तुम्हारे लिए भी। पर कुछ लोगों की किस्मत खराब है, उन्हें ये सब देखने का मौका नहीं मिला। अनु का इशारा मुरारी की तरफ था। ए मैगी, हमारी बात जे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मुरारी ने जैसे ही कहा, उसकी नजर अनु के बालों पर चली गई, जो कि कल से अब स्ट्रेट हो चुके थे। मुरारी अनु की तरफ आया तो अनु ने कहा, अब हम मैगी नहीं रहे हैं मिश्रा जी, अब हम हो गए मुन्ना की माँ। कहकर अनु मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। शायद मुरारी से अभी तक नाराज थी। बेचारा मुरारी फीका सा मुस्कुराकर रह गया। वंश ने देखा तो कहा, अरे कोई नहीं चचा, होता है। मुरारी ने तिरछी नजरों से उसे देखा तो वंश खिसी आ गया। मुन्ना ने देखा अनु की बातों से उसके पापा अपसेट हो गए हैं, तो उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, माँ ने सिर्फ बाल ही तो सीधे करवाए हैं। हाँ, मुरारी ने एक ठंडी आंख भरी और कहा, काश तुम्हारी माँ भी सीधी होती मुन्ना, काश। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 42। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या मुरारी अनु की नाराजगी दूर कर पाएगा? क्या किशोर के इरादे जान पाओगे? क्या वंश और मुन्ना की जिंदगी में आने वाला है कोई बड़ा तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।